शिष्यवृत्ति परीक्षा 8वीं कक्षा में हमारा विषय है गणित। और गणित विषय के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर है वह है लेसन नंबर 6 व्यवहारिक गणित। और व्यवहारिक गणित के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है बच्चों वह है प्रतिशत, परसेंटेज, 6.1%। टॉपिक शुरू करने से पहले हम इस स्कॉलरशिप वर्ग क्लास के परीक्षा के स्वरूप को समझ लेते हैं। तो परीक्षा का स्वरूप कुछ इस तरह से होता है। शिष्यवृत्ति परीक्षा, स्कॉलरशिप की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। प्रश्न पत्र पहला, पेपर 1, प्रथम भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि गणित के साथ जुड़ा होता है, अर्थात 2 भागों में प्रत्येक प्रश्न होता है। पहला पेपर भाषा और गणित विभाग मिलाकर होता है। दूसरा प्रश्न पत्र तृतीय भाषा, थर्ड लैंग्वेज और बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस पर आधारित यह कुछ प्रश्न होते हैं इसमें। तो यह भी 2 भागों में बटा है, अर्थात 2 प्रश्न पत्र 4 भागों में बटे होते हैं। तो कुल मिलाकर 2 पेपर होते हैं। हमारा जो विषय है, ये वीडियो है, वह पहले पेपर में जो गणित विभाग है उस पर आधारित होता है। तो पहले पेपर में और दूसरे पेपर में इसी तरह प्रश्न संख्या होगी। 25 प्रश्न पहले विभाग में, जो कि लैंग्वेज, भाषा पर आधारित है, और दूसरा विभाग गणित या बुद्धिमत्ता होगा तो वह 50 प्रश्न होते हैं। उसमें कुल मिलाकर 75 प्रश्न होते हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि 25 प्रश्न जो लैंग्वेज पर है, भाषा पर है, वह 50 अंकों का होगा, और जो दूसरा विभाग गणित अथवा बुद्धिमत्ता होगा तो उसमें 50 प्रश्न के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। कुल मिलाकर 75 प्रश्न, 75 क्वेश्चंस पर 150 अंक निर्धारित किए गए हैं। और दोनों प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय 90 मिनट का, 1.5 घंटे का मिलता है। अलग अलग 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर पर हम चर्चा करेंगे। पहले पेपर में भी हम गणित विभाग पर ही चर्चा करेंगे। तो गणित विभाग में भी जैसा कि हमने देखा 50 प्रश्न 100 अंकों के लिए होते हैं। हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 पर्याय दिए गए होते हैं। और कक्षा 8वीं जो है, इस कक्षा में अधिकतम 20% प्रश्न ऐसे होंगे जिसके 2 हल होंगे, और प्रश्न में वह लिखा गया होगा कि 2 विकल्प चुनिए, 2 पर्याय चुनिए। तो हमें दोनों पर्याय चुनना होगा। 20% प्रश्न का मतलब हो गया कि 10 प्रश्न गणित में, 5 प्रश्न भाषा में हो सकते हैं। तो सही पर्याय चुनते समय दोनों पर्याय को चुनना बहुत आवश्यक है। एक पर्याय चुनने पर वह उत्तर गलत माना जाएगा। कैसे चुनना है? उत्तर पत्रिका कुछ इस तरह से होती है। प्रश्न क्रमांक लिखे गए होंगे 1 से 75 तक। उसके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। उनमें से हमें जो पर्याय सही होगा उसी को चुनना है, उसी को भरना है। मान लीजिए पहले प्रश्न का पहला और तीसरा पर्याय सही है, तो पहले और तीसरे को हम ब्लू अथवा ब्लैक पेन से उसको डार्क कर देंगे। उस वृत्त के, सर्कल के बाहर इंक न जाने पाए, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार चौथा सही है अगर दूसरे प्रश्न का, तो चौथा को ही चुनेंगे, एक ही चुनेंगे। 5वें में अगर 2 पर्याय सही है तो दोनों चुनना है, दूसरा और चौथा अगर सही है तो। और यदि दूसरा तीसरा सही है 8वें प्रश्न में, तो हम दूसरे और तीसरे को ही चुनेंगे। अन्य पर्याय पर किसी भी प्रकार का इंक या स्याही नहीं लगाएंगे। तो ब्लू और ब्लैक, ये 2 इंक को चुनना है, 2 ही पेन से लिखना है हमें। एक बार में एक ही पेन का उपयोग करें पूरे पेपर में। ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न ब्लू से, कुछ प्रश्न ब्लैक से, ऐसे हल नहीं करने हैं। अन्य किसी भी प्रकार का रंग अगर है, लाल, हरा,
पीला इत्यादि, तो उस पर कोई अंक नहीं मिलेगा क्योंकि वो चेक ही नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्रतिशत, परसेंटेज। और इस परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में हमने अपने गणित विषय के अध्यापन के दौरान इस टॉपिक पर चर्चा की है। तो प्रतिशत को चिन्ह द्वारा कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, एक आड़ी लाइन, ऊपर एक शून्य, नीचे एक शून्य। यह है प्रतिशत का चिन्ह। और हम कई जगह इस चिन्ह को देखते हैं। तो प्रतिशत, ये जो चिन्ह है, इसे प्रतिशत का चिन्ह कहा जाता है। शब्द में प्रतिशत अर्थात 100 पर। तो प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 के लिए। प्रतिशत, परसेंटेज या प्रतिशतता को शतमान प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि यह 100 पर निर्धारित होता है। कोई भी संख्या 100 के प्रमाण में जिसकी तुलना 100 से की जाए, वह प्रतिशत होता है। कुछ याद करते हैं प्रतिशत के बारे में। अगर हम भिन्न के रूप में लिखे, यानी बटे के रूप में लिखे, तो ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो, वह प्रतिशत कहलाता है। तो प्रतिशत को प्रतिशत चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, ये हमने जान लिया। उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यह एक भिन्न है, साधारण भिन्न 25/100। तो यहाँ पर हर क्या है? 100। तो इसे हम प्रतिशत के रूप में कहेंगे कि यह भिन्न 25% के बराबर है, अर्थात 100 पर 25 या 100 में से 25। कभी हम कहते हैं ना, अंक मिलते हैं 25/100, मतलब 100 में से 25 अंक मिले, अर्थात 25% अंक मिले, तो इसे 25% कहा जाता है। तो निश्चित है कि यह 56/100 को हम क्या कहेंगे? 56%। बहुत अच्छा। उसी प्रकार 125/100 का मतलब हुआ 125%, अर्थात बटे 100 है, तो उस 100 को छोड़कर ऊपर अंश में जो भी संख्या है वही प्रतिशत बन जाता है। 2.5/100 है, इसका मतलब 2.5%, यानी 100 पर 2.5। तो इस तरह से व्यवहारिक भिन्न से हमने प्रतिशत को जाना। अब प्रतिशत से अगर व्यवहारिक भिन्न बनाना हो तो उसका ठीक उल्टा, 25% का मतलब होता है 25/100 या 100 पर 25। तो हम लिखेंगे 25/100। बिल्कुल वैसे ही 56% मतलब 56/100। 125% जो होता है वह 125/100। 5% का मतलब 5/100। 5.6% मतलब 100 पर 5.6, इसका मतलब 5.6/100। और 1.25% का मतलब हुआ 1.25/100। तो जब भिन्न में लिखा जाता है तो प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है। अगला टॉपिक है तुल्य भिन्न द्वारा प्रतिशत बनाना। तुल्य भिन्न द्वारा प्रतिशत बनाने का मतलब है कि जो भी दिया गया भिन्न है उसे हम कुछ इस तरह से करें कि उसका मान न बदले, लेकिन वो प्रतिशत में हो जाए। जैसे 3/10। अब ये प्रतिशत कब कहलाएगा? जब इसका जो हर है वो 10 के बजाय 100 होगा। तो हम क्या करेंगे? 10 को 100 बनाने के लिए 10 से गुणा कर देंगे हर में, और जब हर में 10 से गुणा होगा तो अंश में भी 10 से गुणा होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि किसी भी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करने पर उसका मान नहीं बदलता और वह तुल्य भिन्न बन जाता है। अब क्या बना? 10 गुणे 3 और 10 गुणे 10 बराबर 100 और 3 गुणे 10 बराबर 30। 30/100 यह भिन्न बन गया 3/10 का तुल्य भिन्न। अब बटा 100 होने से यह अपने आप 30% हो गया। तो गुणा करके हमने दिए गए भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बदला। जैसे कि ये 3/5 है। 5 को 100 बनाने के लिए 5 में 20 से गुणा करना होगा, तो 20 25 100।
तो 20 25 100 का मतलब हुआ नीचे तो 100 आ गया और ऊपर 60 हो गया, तो 60% यह मान हुआ। अगला है 3/20। 20 को 100 बनाना है तो 20 25 100 5 से गुणा करना होगा, तो अंश में भी 5 से ही गुणा करना होगा। 20 25 100 और 3 25 15, 15/100 मतलब 15%। तो गुणा करके हमने किसी भिन्न को तुल्य भिन्न बनाया, लेकिन हर बार गुणा करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 8/200 है, तो 200 को 100 बनाने के लिए गुणा करेंगे तो बढ़ जाएगा, इसलिए हम 2 से भाग दे देते हैं। भाग देते हैं इसका मतलब जो 200 है वो 100 हो जाएगा और 8 जो है वो 4 बन जाएगा। 4/100 यह किसके बराबर हुआ? 4%। 35/500, तो 35/500, 500 में 5 से भाग देंगे तो 100 बनेगा, तो अंश में भी 5 से भाग देना होगा। और इस प्रकार यह 7 और नीचे 100 आ गया, 7/100 7%। 3/300 है, 300 को 3 से भाग देंगे तो 100 बन जाएगा। ऊपर नीचे 3 से भाग देंगे तो अंश 1 और हर 100, तो यह 1% हुआ। तो जब किसी प्रश्न में जब हम व्यवहारिक प्रश्न लेते हैं, उसमें का प्रतिशत जैसा शब्द आता है ना, 100 का 10%, 20 का 50%, तो का प्रतिशत ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां का को हम गुणा समझकर प्रश्न हल करते हैं। जैसे 200 का 20%, क्या मतलब हुआ कि 200 का कितना, जबकि 20% है, यानी 100 पर अगर 20 है तो 200 में कितना, यह इसका अर्थ होता है। तो का को गुणा रख के इसको हल करते हैं, तो 200 का के बदले गुणा 20%। अब प्रतिशत का चिन्ह अगर है साथ में तो हम प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे का चिन्ह हटाना होता है। तो 200 गुणे 20% को हमें व्यवहारिक भिन्न में लिखना होगा, प्रतिशत भिन्न में, जैसे कि 20/100। अब प्रतिशत का चिन्ह हट गया, अब हम इसे सरल करेंगे। सरल करने पे आ गया 2 गुणे 20 अर्थात 40। तो 200 का 20% मतलब 40 बराबर 40, तो 200 में 40, जैसे कि 100 में 20 तो 200 में 40, ये इसका अर्थ हुआ। तो 200 का 20% बराबर 40 होता है। अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं और समझते हुए हल करते हैं। पहला उदाहरण, किसी किताब का मूल्य 225 रुपए था। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कीमत में 5% की वृद्धि हुई, यानी 100 पर 5 रुपया बढ़ा, 5% बढ़ गया किताब का मूल्य। तो नया मूल्य बताओ, ये ऑप्शन है हमारे पास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किताब का मूल्य क्या था पहले, तो वह था 225 रुपए। बाद में मूल्य में वृद्धि हुई, कितना, 5%, 100 पर 5 रुपया। तो ये 5% किस में बढ़ा, तो पहले के मूल्य में, यानी 225 रुपए का 5% बढ़ गया। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा जो मूल रकम है उसका प्रतिशत निकालते हैं। तो मूल रकम 225 है, उसका 5% बढ़ा। अगर हम उसका 5% बढ़ा निकालते हैं तो रुपए में यह रकम मिल जाएगी। अभी ये प्रतिशत है, यानी 100 पर पता है, लेकिन 225 पर कितना बढ़ा है ये हमको नहीं पता है। तो वृद्धि कैसे निकलेगा, 225 का 5%, का रख कर प्रतिशत हटाएंगे, 5/100, भिन्न बना देंगे, इसे सरल रूप देंगे, गुणा करेंगे तो 1125 आ गया, बटे 100
रख के हम उसे दशमलव में बदल देंगे तो 11.25 यानी राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। तो ये 11.25 क्या है? मूल्य में वृद्धि, इतना रुपए। तो 225 रुपए में 11.25 रुपया दाम बढ़ गया, तो वृद्धि हुई 11.25 रुपए और पहले दाम था 225 रुपए। तो अब नया मूल्य कितना हुआ? तो 225 में 11 रुपए 25 पैसे जोड़ देंगे। जोड़ने पर आप जोड़कर देख लीजिए, आ जाएगा 236 रुपए 25 पैसे। तो नया मूल्य हुआ 236 रुपए 25 पैसे और आपके ऑप्शन में यह दूसरा ऑप्शन सही है, तो हम दूसरे को चुनेंगे। अगला उदाहरण, ए का 25% बराबर है 2000 का 50%, तो ए का मान कितना होगा? बराबर, फिर से देखिए, ए का 25% वो बराबर है 2000 के 50% के, तो ए कितना होना चाहिए? 2 पर्याय चुनना है 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले जो प्रश्न लिखा है उसको समीकरण के रूप में इस तरह लिखते हैं। प्रतिशत को हम व्यवहारिक भिन्न में बदल देंगे, का के बदले गुणा लिखकर। आपने जाना है अच्छी तरह से, 2000 का 50, 25 के लिए 25/100 और 50 के लिए 50/100। अब देखते हैं तो 100 दोनों तरफ कट गया, 1 गुणे 25 ये हो गया 2000 गुणे 50। ए बराबर 2000 गुणे 50 में 25 से भाग, और इस तरह से 2000 गुणे 2 का मान 4000 आया। कितना आया? 4000 आया। तो ए का मान 4000 आया, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी सीधे सीधे 4000 नहीं है, वो 10 के घातांक के रूप में। तो 4000 को 10 के घात के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 4000 का मतलब 4 गुणे 1000, तो 4 गुणे 1000 मतलब 10 की घात 3, 3 शून्य है ना, 10 की घात 3। तो यह एक ऑप्शन मिला और उत्तर के ऑप्शन में ये है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 10 की घात दशमलव में है 4 का, तो हमें दशमलव में बदल कर देखना चाहिए। तो 4 को अगर दशमलव में बदलना है तो 10 से भाग देंगे इस 4 को। तो हम केवल 10 से भाग देकर मान बदल नहीं सकते, हमें 10 का गुणा भी करना है, यानी अंश और हर दोनों में 10 का गुणा करेंगे ताकि ये उत्तर का मान न बदले, रूप बदल जाए। तो यह हो गया 0.4 गुणे 10 की घात 3 और 10, ये हो गया 10 की घात 4। तो 3 और 1 4 हो गया, घात 4 बार 10 का गुणा हुआ ना, 10 की घात 3 और एक 10 की घात अलग से, 10 की घात 4। अब ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो 4 गुणे 10 की घात 3 और 0.4 गुणे 10 की घात 4, ये ऑप्शन में दूसरा और चौथा है। तो हमें दोनों उत्तर को चुनना होगा, दूसरे को भी और चौथे को भी। केवल एक उत्तर चुनने से हमारा यह प्रश्न हल नहीं होता। अगला प्रश्न है, 40 लीटर दूध के, ध्यान से समझेंगे, व्यवहारिक प्रश्न है सब ये। पहले द्रव में 15% मलाई, यानी यहाँ पर 2 तरह का दूध है, 2 अलग अलग बॉटल में दूध है, अलग अलग कंटेनर में दूध है। पहला जो दूध है 40 लीटर वाला, उसमें 15% ही मलाई है, यानी 40 लीटर का 15% मलाई है। और जबकि दूसरा जो 60 लीटर वाला कैन है दूध का, उसमें 8% मलाई है। तो लीटर दूध ज्यादा है लेकिन मलाई कम है इसमें। अगर दोनों प्रकार के दूध को मिला दिया जाए तो मलाई कितना प्रतिशत होगा, यह बताना है। ऐसे प्रश्नों को कैसे समझना है वो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें इसमें 3 जानकारी इकट्ठा करनी है। पहला कि जो दूध है कौन कौन सा है, तो पहला द्रव 1 है, दूसरा द्रव 1 है, 2 कैन हो गया। तीसरा कैन कहाँ है? तीसरा कैन मतलब दोनों को मिलाकर जो कैन बना, यानी मिश्रण। और तीनों की जानकारी से हमें प्रश्न को हल करना है। पहले द्रव में दूध कितना है वो देखना है, उसमें मलाई कितने प्रतिशत है वो देखना है, और फिर उसका प्रतिशत को लीटर में बदल देना है। तो
इस तरह से पहले द्रव की जानकारी मिलेगी, फिर दूसरे की, फिर मिश्रण की। शुरू करते हैं। पहला द्रव, प्रश्न में लिखा है कि पहला द्रव में दूध जो है वो 40 लीटर है और उसमें मलाई है 15%। तो 40 लीटर दूध में 15% मलाई है। तो 40 का 15% मतलब कितना हुआ? तो 40 गुणे 40 का 15%। आप हल करेंगे इसको, 40 गुणे 15/100, 15 चौका 60, 6000/100, तो 600/100 6 आएगा। अब हल करके देख लीजिएगा क्योंकि हमने यह हल अभी किया था कुछ देर पहले। तो 40 का 15% जो कि 6 लीटर के बराबर है। तो 40 लीटर दूध में 6 लीटर मलाई है। ऐसे चलते हैं दूसरे द्रव में। दूसरे द्रव में 60 लीटर का वो मात्रा है, लेकिन मलाई तो 8% ही है। तो 60 का 8% मतलब उसमें कुल कितनी मलाई है? तो 60 गुणे 6, 8, 8 छंग 48, 480/100 मतलब 4.8 आएगा। 4.8 लीटर मलाई है 60 लीटर वाली में। अब प्रश्न कहता है कि अगर दोनों को मिला दिया जाए, मिश्रण कर दिया जाए, 40 और 60 लीटर को मिला दिया जाएगा तो ये 100 लीटर बन जाएगा पक्का। और उसमें मलाई कितनी होगी? वो अंत में 6 लीटर और 4.8 लीटर मिला के 10.8 लीटर मलाई है इस 100 लीटर के दूध में। अब चूंकि हमें प्रतिशत निकालना है, यानी 100 लीटर दूध में कितना मलाई होगा, तो टोटल 100 ही आ रहा है, इसलिए हमें अलग से प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं है। 100 लीटर दूध में 10.8 लीटर मतलब 10.8% ही हुआ। अगर योग 100 लीटर ना आता तो हमें आगे क्रिया करनी पड़ती, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। तो 100 में 10.8 मतलब 10.8% ही मलाई है 100 लीटर दूध में मिश्रण में। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हुआ और उसी को हम चुनेंगे। ऐसे ही एक दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, क्योंकि टोटल 100 आया तो बहुत आसानी से पता चल गया। 100 ना हो तो क्या करेंगे? यहाँ किसी पात्र के 240 लीटर दूध में 8% मलाई है। यह एक प्रश्न है जो कि स्कॉलरशिप की परीक्षा में भी आया हुआ है। तो 240 लीटर वाले में 8% है और दूसरे 160 लीटर में 15% है। दोनों को मिला दिया जाए तो कितना मलाई का प्रतिशत होगा यह बताना है। इसके पहले जैसा ही प्रश्न है, केवल मात्रा अलग अलग है। देखते हैं। कारण हमें हल करने के लिए सारणी वैसी बनानी पड़ेगी। पहला पात्र का द्रव, दूसरा पात्र का द्रव और फिर मिश्रण सेम वैसे ही। पहले में कितना द्रव है, दूध है, उसकी मलाई कितनी है और फिर मलाई का प्रमाण निकाल लेंगे। तो पहले द्रव में 240 लीटर का दूध में 8% मलाई है, अर्थात 240 का 8%। इसको जब हम सरल करते हैं तो हमें मिलता है 19.20 लीटर मलाई है 240। ठीक उसी प्रकार दूसरा द्रव 160 लीटर है, वो बर्तन, उसमें 15% मलाई। तो 160 का 15% गुणा करके अगर हल करते हैं तो 24 लीटर आएगा। 160 गुणे 15/100। इस तरह से 160 लीटर में 24 लीटर मलाई। अब मिश्रण मतलब कुल मिलाकर दोनों दूध की मात्रा हो गई 400 लीटर और उनमें कुल मलाई हो गई 43.20 लीटर। 19 और 24 को जोड़ देंगे तो 400 लीटर पर 43.20 लीटर मलाई है। तो यहाँ पर प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो 400 पर दिया गया है, हमें 100 में निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए जितनी मात्रा है मलाई की वो बटे कुल कितने में से बताना है। तो कुल है, मिश्रण वो नीचे आ जाएगा, गुणे 100। यह एक सिंपल सा सूत्र बनता है। कोई भी प्रतिशत निकालना है, मलाई का प्रतिशत निकालना है तो मलाई की मात्रा को ऊपर रखेंगे और टोटल कितना है उसको नीचे रखेंगे हमेशा, जिसमें से निकालना होता है, और गुणे 100 कर देते हैं। तो मलाई की मात्रा यहाँ पर 43.2 लीटर है। कुल मिश्रण 400 लीटर का दूध है। ये
पूरे 100। सरल करेंगे, 4 से भाग देंगे तो आ गया 10.8। तो मलाई का प्रतिशत हुआ 10.8, जो कि तीसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी 10.8 ही आया संयोग से, तो 10.8% तीसरा ऑप्शन सही हुआ। तो इस तरह हमारा आज का घटक ये समाप्त हो रहा है बच्चों। अगले घटक में फिर से मिलेंगे, जो कि व्यवहारिक गणित पर ही होगा, लेकिन उसका जो टॉपिक होगा वह साधारण व चक्रवृद्धि व्यास से संबंधित होगा। और अगर आपने बच्चों ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।